हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम अगली वीडियो यूपी स्पेशल में इतिहास की दृष्टि से बनाएँगे, तो आज इसकी पहली वीडियो है। तो पहली वीडियो में हम देखेंगे कि इतिहास की दृष्टि से यूपी में क्या-क्या विशेष बिंदु हैं। तो इसको हम इस आधार पे देखेंगे कि पहले देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और पाषाण काल में, नवपाषाण काल में यूपी में कहाँ-कहाँ इसके साक्ष्य मिले थे। फिर हम लोग देखेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल में, हड़प्पा और वैदिक सभ्यता में यूपी में इसके कहाँ-कहाँ साक्ष्य मिले थे। फिर हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल के प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास में भारत में इसके कहाँ-कहाँ स्रोत एवं साक्ष्य हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। पहला पाषाण काल। तो पाषाण काल के साक्ष्य जो है यूपी में प्रयागराज के प्रयागराज के बेलम घाटी से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये तो रहा पाषाण काल का साक्ष्य। अब हम लोग दूसरा देखेंगे मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़ के सराय नहर से सवाधान के साक्ष्य मिले थे। ये दो बिंदु जो हैं वो प्रागैतिहासिक काल से यूपी रिलेटेड हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में एक तो हमारा होगा हड़प्पा से और दूसरा होगा वैदिक सभ्यता से। तो हड़प्पा के जो साक्ष्य हैं यूपी में, जो हड़प्पा का पूरा जो विस्तार था आप लोग जानते होंगे। ये पूरब में कहाँ तक था? मेरठ तक। मेरठ के आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पे है? हिंडन नदी। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। और यूपी में जो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल था उसका नाम था
हुताश। ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल यूपी में। अब बात करें वैदिक सभ्यता की, तो एटा जिला का नाम आपने सुना होगा। एटा के अतरंजी खेड़ा से लोहे की प्राप्ति हुई थी। ये जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं, ये हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को लेकर यूपी स्पेशल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत से। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को लेकर यूपी स्पेशल क्या हो सकता है? तो पहला जो है वो ये क्वेश्चन खुद बनता है कि पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, आप लोगों को पता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था, ये भी पूछ लेता है। तो पहला उपदेश, इसको बौद्ध भाषा में क्या बोलते हैं? उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ दिए थे ये? अपना सारनाथ में। सारनाथ में पांच ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिए थे ये। उसके बाद एक पूछ लेता है कि इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध की मृत्यु, और मृत्यु क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। कहाँ हुआ था ये? कुशीनगर में। कुशीनगर में ही इस समय कुशीनगर एयरपोर्ट भी बन रहा है, ये भी है, करंट है ये। और ये हो गया। उसके बाद ये भी पूछ लेता है कि इनके सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अब तो ये हो गई बौद्ध धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछ लेता है यूपी स्पेशल को लेकर। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैन धर्म में। जैन धर्म से कुछ खास नहीं पूछता है। जैन धर्म में ये पूछ लेता है कि जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ है? वो है मथुरा में। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि
जैन एवं बौद्धों का जैन एवं बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो वो है कौशाम्बी में। इलाहाबाद के पास में कौशाम्बी जिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कि हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा, जो 606 ईस्वी में राजा बनता है। हर्ष की दो राजधानियां थी। एक थी थानेश्वर हरियाणा में, और एक थी कन्नौज। कन्नौज, जिसको इत्र नगरी भी बोलते हैं। उस समय इसका नाम था श्री महोदया। श्री महोदया, जो कि इसके बहन के नाम पर था। इसके बहन का नाम था हरिवर्धन। अब देखते हैं ठीक इसी प्रकार जैसे हर्ष की दो राजधानियां थी, इसी प्रकार कनिष्क। कनिष्क का नाम भी आप लोग सुना होंगे। कनिष्क, कनिष्क 78 BC में शक संवत चलाया था। इसकी भी दो राजधानियां थी। पहली थी पेशावर और दूसरी थी मथुरा। मथुरा ही दूसरी। इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन में सबसे पहले गुलाम से देखते हैं। तो गुलाम वंश में दो सूबेदार हुए थे बदायूं के। बदायूं जिला आपने नाम सुना होगा। तो बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश का नाम आपने सुना होगा, जिसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी राजा बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। उसके बाद सूबेदार नियुक्त कौन किया था? ऐबक किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो दूसरा सूबेदार बना वो था एतगीन। एतगीन जो बाद में विद्रोह करता है, इसको बनाया है रजिया ने, और ये रजिया के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के बाद खिलजी वाला। तो खिलजी से क्या इंपॉर्टेंट है यूपी में? खिलजी से इंपॉर्टेंट है काणामणिपुर।
कड़मानिकपुर, प्रयागराज। तो कड़ामानिकपुर का सूबेदार कौन था? वो था अलाउद्दीन। उसके बाद खिलजी हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे तुगलक वंश में। तो तुगलक वंश से हम देखते हैं, तो पहला तो है फिरोजाबाद। उसको सुहाग नगरी भी बोलते हैं, सुहाग नगरी। स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद दूसरा है जौनपुर। इसको जोना था की याद में बताया किसने था? फिरोज शाह। उसके बाद देखेंगे हम लोग, तो ये तो से कुछ खास है नहीं यूपी में, देखेंगे हम लोग लोधी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है लोधी वंश से वो है आगरा। आगरा की स्थापना कब हुआ था? 1504 में। स्थापना किया था सिकंदर लोधी ने। इसके बाद 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। तो मुगल वंश से देखेंगे, तो मुगल वंश में बाबर कुछ खासा कुछ कर नहीं पाया, 4-5 साल रहा था शासन, या नहीं? अकबर को देखते हैं। अकबर ने 3 किले बनवाए थे, एक लाहौर में, दूसरा आगरा में, और तीसरा इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद से जो इम्पोर्टेंट क्या है वो ये है कि प्रयाग से इसका नाम इलाहाबाद किया गया था
1583 में अकबर के द्वारा किया गया था ये। और वापस इलाहाबाद से प्रयागराज इसका नाम किया गया था 18 अक्टूबर 2019 में। यही पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस अकबर का जो कब्र है वो है आगरा के सिकंदरा में। ये तो हो गया अकबर से जुड़ी बातें। अब आगे देखते हैं जहांगीर। तो इसके समय में इसके बेटे खुसरो ने विद्रोह किया था। जिसकी हत्या खुर्रम द्वारा खुर्रम यानी कि शाहजहां, उसी का नाम है खुर्रम, खुर्रम द्वारा कर दिया जाता है। खुसरो को दफनाया कहा जाता है इलाहाबाद में एक पार्क है खुसरो पार्क, वहीं पे। खुसरो बाग, ये अमरूद का बगीचा है कहाँ है? खुसरो बाग। उसके बाद हम देखते हैं शाहजहां को देखेंगे। इसके बाद शाहजहां ने यूपी में बहुत से किले बनवाए थे। देखिए, इसका तो पहला यही हो जाएगा आगरा किला, आगरा ताजमहल, आगरा ताज। जिसको बनाने में 22 साल लगा। और दूसरा इसने मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन बनाया जिसे तख्त तख्त ए ताउस, नादिर शाह इसको यहाँ से लूट कर ले गया था। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, इसी में नीचे देख लेते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब ने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के मुख्यतः 2 मंदिर तोड़े थे। एक था काशी विश्वनाथ, और दूसरा था केशव राय मंदिर।
मथुरा। मंदिर से याद आया कि जो यूपी का प्राचीनतम मंदिर है उसमें एक है भीतरगांव मंदिर, और दूसरा दशावतार। दशावतार ललितपुर में है। और जो भीतरगांव मंदिर है ये कानपुर में। कानपुर में ये एक लक्ष्मण मंदिर भी है, ये भी प्राचीनतम मंदिर है। आप लोगों को पता ही होगा कि मंदिरों का निर्माण हमारे यहाँ गुप्ता पीरियड से चालू हुआ, गुप्त काल से। इसके बाद हम लोग देखते ये जो दशावतार मंदिर है ये सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि ललितपुर में अवस्थित है। इसके बाद हम लोग अब आधुनिक यानी कि अब हम लोग देखेंगे यूपी में कांग्रेस अधिवेशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला लिखेंगे कि यूपी में कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए। जिसमें से इलाहाबाद में 3, तो ये इसको इस तरह देखते हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, तीसरा वाराणसी, चौथा कानपुर, और पांचवा मेरठ में। जिसमें से इलाहाबाद में देखिए तो इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए थे। पहला हुआ था 1888 में। फिर दूसरा इलाहाबाद में 1892 में, और तीसरा 1902 में। इसी प्रकार लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए। जो पहला हुआ था वो हुआ था 1899 में। दूसरा हुआ था 1916 में, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ था लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता, इसमें क्या हुआ था, गरम दल प्लस नरम दल और प्लस लीग, मुस्लिम लीग।
सबको जोड़ लिया गया था। इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। और जो तीसरा यहाँ पे हुआ था वो हुआ था 1936 में। जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1905 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद कानपुर में एक अधिवेशन हुआ था 1925 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। और मेरठ में एक अधिवेशन हुआ था 1946 में। इसकी अध्यक्षता किए थे जेबी कृपलानी। और जो हमारी यूपी में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1888 में, इलाहाबाद अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये प्रथम विदेशी हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की। ये तो हो गया अधिवेशन के बारे में। इसके बाद देखते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे आज़ादी से पूर्व के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें देखिएगा जो पहला तथ्य है वो है 5 फरवरी 1922। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। ये चौरी चौरा कहाँ है? ये गोरखपुर में है। उसके बाद दूसरी जो घटना है वो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसकी स्थापना करने में 2 लोगों का हाथ था। एक थे सी आर दास और दूसरे थे एम एल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। जो सी आर दास थे वो इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। उसके बाद एक घटना है 1924 में। 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना।
कहाँ हुआ था? कानपुर में। और किसने किया था? सचिंद्र सन्याल। इसके बाद आगे देखेंगे कि ये जो एचआरए संस्था थी, इसी के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको बोलते हैं हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन। उन्नीस सौ पच्चीस में। 9 अगस्त 1925। काकोरी ट्रेन एक्शन। ये जो ट्रेन थी उसका नाम था एट डाउन ट्रेन। और कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? ये जा रही थी लखनऊ से सहारनपुर। इसी के बीच में काकोरी एक जगह है जहां पर ये कांड को अंजाम दिया गया था। इसके बाद काकोरी कांड में चार अभियुक्तों को चार अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो कौन कौन थे? पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे थे अशफाक उल्ला खां। जो तीसरे थे वो थे राजेंद्र लहड़ी। जो चौथे थे वो थे रोशन सिंह। तो इन लोगों को देख लेते हैं, इन लोगों को फांसी कहाँ कहाँ दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद। राजेंद्र लाड़ी को गोंडा जिला। और रोशन सिंह को प्रयागराज के नैनी जेल में। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी 27 फरवरी को। 27 फरवरी 1925।
31 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, हम इसको आजाद पार्क भी बोलते हैं, कंपनी गार्डन भी बोलते हैं। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और ब्रिटिशों के बीच संघर्ष में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो जाते हैं। कब? 27 फरवरी 1931 को। फिर 1937 में संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। और मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं कौन बनाया जाता है? गोविंद बल्लभ पंत। महाजनपद काल में भी 16 में से 8 महाजनपद यूपी में थे। इनको देख लेते हैं। सबसे पहला कुरु, दूसरा पंचाल, तीसरा कौशल, चौथा काशी, पांचवा सूरसेन, छठा मल, सातवां वत्स, और 8वां चेदी। ये 8 महाजनपद जो थे वो यूपी में थे। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।